यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला। यूक्रेनी वेपन डिपो पर भीषण बमबारी। रूस ने फैब 3000 और फैब 500 बम गिराए हैं। यूक्रेनी हथियार डिपो में जोरदार धमाका हुआ है। और डोनेस्क में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर हमले किए गए हैं। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक हुए घायल। तो यूक्रेन को रूस का बारूदी जवाब। मॉस्को ने यूक्रेन पर दागे 104 ड्रोन। जी हां, रूस ने मॉस्को पर हमले का लिया बदला और अब बदले के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 104 ड्रोन मॉस्को ने यूक्रेन पर दागे। और डोनेस्क में रूसी कब्जे वाले इलाके पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से किया है हमला और हमले में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह किया है। रूसी आर्मर्ड व्हीकल में भीषण आग लग गई इस हमले के बाद। और रूसी सैन्य पोस्ट पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। सुखोई 27 से रूसी पोस्ट पर बारूदी बौछार। यूक्रेन ने हाई प्रिसिजन GBU 62 एरियल बम गिराए। रूसी ड्रोन लॉन्चिंग साइट को नष्ट किया है। वहीं रूस पर यूक्रेन का जोरदार हमला। रूस ने यूक्रेनी हमले को नाकाम किया है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। और रूसी सप्लाई चेन पर यूक्रेन का हमला। यूक्रेन में रूसी सप्लाई चेन को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा, रूस को रोज 500 मिलिट्री ट्रकों का नुकसान हो रहा है। हमले से रूसी सैन्य ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। रूस को रसद और हथियार पहुंचाने में अब परेशानी आ रही है। यानी सीधे तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि जो सप्लाई सिस्टम है रूस का, उसको प्रभावित किया है यूक्रेन ने। दूसरी तरफ रूस के हमले लगातार जारी हैं। यूक्रेन पर महाविनाशक हमले पुतिन कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट क्या कहती है। तो पिछले 24 घंटे की वॉर रिपोर्ट आपके सामने। रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं और यूक्रेन के हमले की बात करें 419 ड्रोन प्रहार किए हैं। यानी कि यूक्रेन की तरफ से ज्यादा हमले किए गए हैं। टारगेट पर क्या क्या रहा? रूस की तरफ से नागरिक ठिकाने, बिजली उत्पादन ग्रिड और औद्योगिक इलाके। वहीं यूक्रेन ने जो हमले किए हैं उसका टारगेट ऑयल रिफाइनरी, सैन्य ठिकाने, एयर डिफेंस, संचार सिस्टम, ये सभी निशाने पर रहे। यूक्रेन ने जो ड्रोन्स दागे हैं, कहां हमले किए गए? कीव समेत 7 इलाकों पर रूस ने हमले किए। वहीं मॉस्को पर यूक्रेन ने अटैक किया है। इस वजह से पुतिन बौखलाए हुए हैं। यह भी जानना जरूरी है कि यूक्रेनी ड्रोन मॉस्को तक आसानी से पहुंच रहे हैं, टारगेट को हिट कर रहे हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यह भी दिखाई दे रहा है इन हमलों में। तो साफ है कि दोनों तरफ से प्रहार तो किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने गेम को थोड़ा पलटा है। मनीष झा के पास चलेंगे। मनीष, आखिर ये सवाल क्यों ना हो कि रूस विफल क्यों हो रहा है? इतनी लंबी लड़ाई आने के बाद, इस स्टेज पर पहुंचने के बाद, जब यह माना जा रहा था कि यूक्रेन शायद अब अंदर से टूट गया होगा, मामला उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? न एयर डिफेंस सिस्टम रोक पा रहे हैं, मॉस्को तक अटैक हो रहा है, रिफाइनरी, सप्लाई चेन सब कुछ प्रभावित, और पुतिन खुद अब कहने लगे हैं कि रूस को तोड़ने की साजिश हो रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन को यूरोप की तरफ से मदद मिली है, यूक्रेन के पास एक से बढ़कर एक घातक ड्रोन आ गए हैं। मतलब इस तरीके के ड्रोन आ गए हैं कि शायद ही रूस की इतने विशाल टेरिटरी में से कोई ऐसा इलाका होगा जहां पर कि यूक्रेन की पहुंच नहीं है, और उसका साफ तौर पर असर दिख रहा है। रही बात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम की, भी एक लिमिटेशन है। अगर एक एक दिन में यूक्रेन की तरफ से 200, 400, 500, 1000 तक ड्रोन से अटैक किया जा रहा है, तो कहां तक उसको रोका जा रहा है? लेकिन अब तक केवल मॉस्को या ऑयल रिफाइनरी पर आप अटैक देख रहे थे। अब मॉस्को के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यूरोपीय मदद की वजह से वो लगातार जो रूस के एयर बेसिस हैं उस पर भी वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं, जो काफी घातक हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में यूक्रेन अब उतना कमजोर नहीं है
जितना 6 महीने पहले था, कम से कम ड्रोन अटैक के मामले में। और ये क्रेमलिन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब ये कहां जाकर रुकेगा किसी को नहीं पता। मॉस्को की तरफ से भी लगातार अभी बॉम्बिंग हो रही है, ये सोचकर के जहां जहां पर यूक्रेन के हथियार हैं या हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है उसको निशाना बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की तरफ से हमले बदस्तूर जारी हैं और इसकी वजह से रूस पर दबाव है कि या तो जल्दी से इसका कोई समाधान हो या नहीं तो फिर रूस बहुत ही बड़ा कोई ऐसा एक्शन लेगा। और मुझे लगता है वो एक्शन यूक्रेन में नहीं होगा, फिर आजिज होकर रूस यूरोप की तरफ बढ़ सकता है। देखिए, यूक्रेनी ड्रोन हमले से फिर दहला मॉस्को पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। रिहायशी इलाके में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ड्रोन टकराने के बाद हुआ जोरदार धमाका। वही रूस के वोल्गोग्राद पर यूक्रेन ने दागी मिसाइल फ्लेमिंग क्रूज मिसाइल से वोल्गोग्राद पर हमला किया गया। वोल्गोग्राद पर यूक्रेन ने दागी 5 मिसाइलें। यूक्रेनी हमले में रूसी सैन्य पोस्ट तबाह। और देखिए, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से रूस के अंदर हमला हुआ है। यूक्रेन का वोल्गोग्राद पर फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल से हमला। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद पर 5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें दागी हैं। 3 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया है। इस्कंदर मिसाइल लॉन्चर की फैक्ट्री तबाह हो गई है। रूस के मिसाइल प्रोडक्शन को लगातार टारगेट कर रहा है। यूक्रेन और फ्लेमिंगो मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर कम ऊंचाई पर उड़ती है। फ्लेमिंगो रडार की पकड़ में नहीं आती है। यह मिसाइल जीपीएस गाइडेड और अचूक निशाना है और 1150 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है, यानी कि काफी घातक। सिवाय सर, बात वहीं से शुरू करते हैं कि क्या इस जंग का दायरा यूरोप तक बढ़ते आप देख रहे हैं। एक डेस्परेशन पुतिन के अंदर भी अब दिखने लगी है। हमलों को ना रोक पाना, आर्थिक नुकसान का बढ़ता जाना और कहीं ना कहीं एक छवि जो थी एक मजबूत सुरक्षित देश की, वो छवि भी टूटी है पिछले कुछ समय में। क्या अब ये दायरा यूरोप की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? आप इसे कैसे आंकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो रवि, पहले तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि पलटा बदल गया है। कभी करीब 5 से 6 महीने जो यूक्रेन एक प्रकार डिफेंसिव था और लड़ाई ज़्यादातर यूक्रेन के हिस्सों में हो रही थी या बॉर्डर एरिया में, आज वो लड़ाई चली गई है रूस के मिडल में, रूस के अंदरूनी हिस्से में। और यूक्रेन जो हमले कर रहा है वो पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर पे कर रहा है रूस के। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन और जो इनकी स्टोरेज फैसिलिटी है जो मिसाइल और रॉकेट की। और ऐसे में रूस भी पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा नहीं है यूक्रेन में। अब ये समझ आ रहा है कि अब रूस करे तो करे क्या, क्योंकि एक बहुत डोमेस्टिक प्रेशर आ गया है रूस में कि जो पब्लिक है वो कह रही है कि अभी तक तो उनके ऊपर इफेक्ट हो रहा था, अब वो कहते हैं या तो कोई ना कोई बातचीत से सोल्यूशन निकालो या फिर आर पार की लड़ाई करो। मुझे लगता है अब जो पुतिन के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, और इस प्रेशर में अगर आप देखें 4-5 दिन की जो नई खबर आ रही है वो आर्कटिक में अपने जो न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स हैं जो कि जो एक प्रकार सी ब्रेकर है उनको भी भेज रहा है कि जो 4 ट्रायंगल बनता है एक प्रकार से नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीनलैंड और यूके में, वहां पर भी उसने भेज दी है। एक मेरे को लगता है प्रेशर टैक्टिक्स वो डाल रहे हैं यूरोप के ऊपर और नाटो कंट्रीज पे। अब इसका कहां तक जाएगी? क्या रूस कोई हमला करेगा नाटो पे? क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स होगी? वो तो समय बताएगा, मगर सच्चाई ये है आज रशिया एक बैकफुट पे नजर आ रहा है। रशिया जो इम्प्रेग्नेबल नजर आ रहा था, आज यूक्रेन ने उसको उसके जो ड्रोन है उन्होंने जला दिया है। अब बात आप आ रही थी कि रवि कि ड्रोन को क्यों नहीं वो इंटरसेप्ट कर रहा है। उसकी 2 वजह है। एक तो ड्रोन बहुत नीचे उड़ते हैं और रडार में नहीं आते, और दूसरा एक स्वॉर्म ड्रोन की जो स्ट्रेटेजी अपनाई है बिल्कुल उसका नतीजा सर ये हो रहा है। और देखिए, यूक्रेन वॉर के बीच एटमी युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है। नाटो ने परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू की है। फिनलैंड ने परमाणु हथियारों पर रोक हटाई है और फिनलैंड के एक्शन पर रूस की चेतावनी सामने आई है। रूस सैन्य कदम उठाएगा, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया। तो यूक्रेन युद्ध का विस्तार, नाटो का परमाणु अस्त्र तैयार। बड़ी खबर क्या है वो देखिए। खबर है फिनलैंड ने परमाणु हथियारों पर
लगाया बैन हटा दिया है। फिनलैंड की संसद ने कानून में बदलाव को मंजूरी दी है। इसका असर क्या होगा? परमाणु हथियारों का आयात, निर्माण, भंडारण, यह सब होगा। कानून क्यों जरूरी? तो फिनलैंड को रूस से हमलों की आशंका थी। रूस के साथ फिनलैंड का बॉर्डर करीब 1300 किलोमीटर है। रूस की चेतावनी क्या है? फिनलैंड के फैसले से रूस की सुरक्षा को खतरा है। मॉस्को सही समय पर और सटीक जवाब देगा। बड़ी बात यह कि नेटो के सहयोगी फिनलैंड में परमाणु हथियार तैनात कर पाएंगे इस बदलाव के बाद। सचदेव सर, एक समय में रूस ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे, हम सभी जानते हैं। न सिर्फ अपने हमले के सिद्धांत पे बल्कि उसको अलग अलग अपने सहयोगी देशों के पास डिप्लॉय करने में बेलारूस उसका बड़ा एग्जाम्पल है। तो फिर यूरोपीय देश अगर या नेटो मेंबर्स ऐसा कर रहे हैं तो रूस को बेचैनी क्यों है? मेरे ख्याल से ये सवाल दूसरी तरह से पूछा जाना चाहिए। रूस बार बार पिछले 4 साल की लड़ाई में ये धमकी देता रहा है कि परमाणु युद्ध हो सकता है और वे नाटो को इस तरह से दबाव में डालना चाहते रहे हैं कि वे यूक्रेन की मदद पूरी तरह से न करें और अपनी सुरक्षा की चिंता करें। और इस समय जो हो रहा है वो एक तरह से 5वें साल में जब ये लड़ाई चल रही है उसमें एक परमाणु युद्ध का हवा खड़ा किया जा रहा है दोनों तरफ से, और दोनों तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है वो ये है कि न तो परमाणु युद्ध होने वाला है, ना ही नाटो के किसी देश पर रूस के हमले के आसार हैं, क्योंकि ऐसे हमले का एक नाटो की जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन है, उसके हिसाब से सारे नाटो के देश रूस के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बहुत जो होने की आशंका लग रही है वो ये है कि जो 1200 किलोमीटर की जो यूक्रेन और रूस की बॉर्डर है उस पर संघर्ष दोबारा से शुरू होने की संभावना है, और साथ ही में बेलारूस के तरफ से हमला हो सकते हैं। पिछले ही हफ्ते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को चेतावनी दी है कि वे ड्रोन के रिले करने के स्टेशन जो रूस की मदद करते हैं, रूसी ड्रोन्स को अपनी जगह पर पहुंचने में मदद करते हैं, उनको बंद करें, क्योंकि ये युद्ध में रूस के समर्थन का एक काम हो रहा है। कल सेनाध्यक्ष ने यूक्रेन के ये कहा है कि वे तैयार हैं बेलारूस से रूसी हमला होने के पुनरावृत्ति के लेकर के, क्योंकि आपको याद होगा कि फरवरी 2022 में भी बेलारूस से कीव पर हमला किया गया था रूसी सेना द्वारा, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता था, लेकिन उसको रोक दिया गया था। और अब उस हमले की दोबारा शुरुआत की बात की जा रही। बिल्कुल सर, ये एक्सपेंशन तो हमें दिख रहा है, चाहे बेलारूस हो, चाहे वो बाल्टिक देश हों, यूरोप के देश हों, उन सब तक इस वॉर के प्रभाव का असर और उसका एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है। सबकी अपनी अपने स्तर की तैयारियां भी दिख रही है। और देखिए, यूक्रेन और स्वीडन के बीच बड़ी सैन्य डील हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वीडन से फाइटर जेट खरीदने का समझौता हुआ है। 16 ग्रिपेन जेट खरीदने को लेकर समझौता हुआ है। स्वीडन से 16 ग्रिपेन जेट खरीदेगा यूक्रेन। स्वीडन में सैन्य डील हुई है। क्या है यह डील, आपको बताते हैं। स्वीडन से 16 ग्रिपेन ई फाइटर जेट खरीदेगा यूक्रेन, और ग्रिपेन जेट खरीदने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ज़ेलेंस्की और स्वीडिश रक्षा मंत्री की मौजूदगी में यह डील हुई है। यूक्रेन को मिसाइल टेक्निकल सपोर्ट भी देगा स्वीडन। 2027 की शुरुआत में यूक्रेन को मिलेंगे ग्रिपेन जेट। ग्रिपेन जेट की ताकत भी समझते हैं, तो 4.5 पीढ़ी का, यानी कि 4.5 जनरेशन का ये मल्टी रोल फाइटर जेट है। अत्याधुनिक माना जाएगा इसे। हवा से जमीन में मार करने में सक्षम है, और AESA रडार और आधुनिक सेंसर लगे हुए हैं। मेटियोर और IRIS-T जैसी आधुनिक मिसाइल इसमें है। कम ऑपरेटिंग लागत है इसकी, तेज तैनाती है, शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जैमिंग और सेल्फ प्रोटेक्शन
से लैस सिस्टम से लैस है और छोटे रनवे से भी ये उड़ान भर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, जंग में शामिल हो सकता है। मनीष के पास एक बार फिर से चलेंगे। मनीष, ये तैयारियां तो हमें दिखाई दे ही रही हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर, मतलब ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कई बार लगता है कि तनाव बढ़े इससे पहले बातचीत की कोई टेबल तो सचेगी। जहां पे कहीं कोई गुंजाइश नहीं है वहां हर रोज बात हो रही है कि ईरान और इजराइल और अमेरिका में शांति वार्ता होगी, बात होगी। और यूरोपीय देश जहां पर बहुत सारी संभावनाएं रही हैं बातचीत की शुरू से, वहां पर कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। ये थोड़ा हैरान करने वाला मामला नहीं लगता क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो कि जिस मॉरल ग्राउंड पर यूरोप ने अमेरिका का साथ नहीं दिया ईरान युद्ध में कि जंग की कोई जरूरत नहीं है, बातचीत से समाधान हो सकता है, वही मॉरल ग्राउंड यूरोप अपने मामले में अप्लाई नहीं कर रहा है। वहां पर वो चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच अनवरत युद्ध रहे तब तक जब तक कि उनके हिसाब से जीत ना हो जाए। दूसरी बात है कि अब क्रेमलिन ने भी इस बात को लेकर सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करना शुरू कर दी है कि आज से तकरीबन 10 महीने पहले जब अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप मिले थे और तब इस बात की सहमति बनी थी कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन देखिए उसके बाद से क्या हुआ। और अब तो रूस को भी लगने लगा है कि ईरान जंग के बाद कि अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो यूरोप पर दबाव डलवा सके और रूस यूक्रेन का जंग रुकवा सके। तो ऐसी स्थिति में जो मुझे सबसे बड़ी चिंता लगती है कि कुल मिलाकर सारा मामला फिर रूस और यूरोप के बीच सीधी तकराहट का जाएगा। और जैसे जैसे यूरोप यूक्रेन को चाहे ड्रोन से या ग्रिपेन से या दूसरे और संहारक हथियारों से मदद करेगा, रूस और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ेगी। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध में भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल 6 साल बाद हुआ था, और तब नहीं हुआ था जबकि दोनों में से किसी मुल्क को लगा कि हमारे लिए एग्जिस्टेंस का खतरा है, बल्कि इसलिए लगा था कि जब उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया था। देखिए अब तक 4 साल से अधिक लंबे समय तक परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं हो पाया है, तो इसलिए क्योंकि पुतिन ने धैर्य बनाए रखा है। लेकिन जिस दिन ये धैर्य टूटेगा उस दिन फिर परमाणु हथियार के इस्तेमाल की ना होने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल, लेकिन आशंका इसी बात की है कि जिस दौर में इसका इस्तेमाल हुआ ये ताकत सिर्फ अमेरिका के पास थी, लेकिन इस दौर में ये ताकत कई देशों के पास है। तो ऐसे में एक चेन ऑफ रिएक्शन का भी डर है जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। से राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और बस में टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। यात्रियों से भरी बस में आग लगी, बस जलकर खाक हो गई। आग लगने से 8 यात्रियों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सभी घायलों को लाया गया दौसा जिला अस्पताल। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। भयानक हादसा हुआ है और दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से 8 यात्रियों की मौत हो गई, 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। ट्रक और बस की ये भयानक टक्कर हुई है दोनों गाड़ियों में, उसके बाद आग लग गई। घायलों को दौसा अस्पताल ले जाया गया और इस बात की भी संभावना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जहां पर हादसा हुआ वहां से आपको ध्वजारोहण की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा आपको। सबसे पहले ये टक्कर देखिए आप, टक्कर कितनी, ये देखिए कितनी भयावह रही होगी। ये बस को देखिए, ये ट्रोला है और ये बस है। ट्रोले को फिलहाल हटाया जा रहा है और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से ये बस है लाक्षागृह बन चुकी है। देखिए तस्वीरें, इसमें ये जो हादसा है कितना भयावह रहा होगा। ये 3 बजे का हादसा है और ये जो तमाम ये सवारियां हैं इसके अंदर एमपी की जो है बताई जा रही हैं। और ये जो बस है ये हरिद्वार से इंदौर जा रही थी। 39 के आसपास की ये सवारियां हैं। ये देखिए आप, अभी भी धुआं निकल रहा है, अभी भी ये बॉडी है ये जो बस की ये पूरी तरीके से गर्म है। देखिए हाथ लगाना मुश्किल है इसमें। और ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से, ये देखिए आप, ये लाक्षागृह बन चुकी थी और 6 मौतें हो चुकी हैं और गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं उन्हें दौसा के जिला अस्पताल में जो है पहुंचाया गया। देखिए अभी भी धुआं निकल रहा है। देखिए आप तस्वीरें कि जो टायर जल रहे हैं और अभी भी यहाँ पर यह हादसे की ये गवाह, देखिए तस्वीरें किस तरीके से इसमें धुआं निकल रहा है। और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगभग खत्म हो चुका है और सभी घायलों को जिला अस्पताल में जो है पहुंचाया जा चुका है। ये तस्वीरें देखिए ये किस तरीके से ये हादसा रहा होगा। देर रात की घटना बताई जा रही, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये कोलवा थाने का इलाका है। देखिए तस्वीरें आप कि किस तरीके से ये बस, ये देखिए आप, ये ट्रोला और ये बस, ये जो अगल बगल में ये चल रही थी बसें, और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से
ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, अधिकारी मेरे और दौसा में हुए इस दर्दनाक हादसे पर एक और चश्मदीद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 200 मीटर की दूरी पर मेरा मकान है। यहाँ पे लगभग 2:30 से 3 बजे के लगभग ये घटना हुई। अच्छा। तो घटना हुई तो बस वाले ने ट्रक को ठकोरा मारा। अच्छा। तो दखेल के डिवाइडर के बीच में ले आया। बस में बेकाबू आग लग गई 5 मिनट में। जो सवारियों एकदम दधक गई एक साथ। हम जान बचाने में लग गए। सुरक्षा 5 मिनट में आग बेकाबू हो गई। 30 से 35 लोग थे बीच बस में। अच्छा। और नीचे पार्सल भर रखा था, उस वजह से आग बेकाबू हो गई। बड़ा भयावह हादसा हुआ, 6 लोगों की जिंदा मौत हुई और 2 लोग यानी कि कुल 8 लोगों की मौत हुई है। देखो ये दर्दनाक बहुत घटना हुई। पहले तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो जल गए, खत्म हो गए 8 आदमी, उनकी आत्मा को शांति दे। जो परिवारों के जो घायल हैं बहुत से लोग, उनको वो स्वस्थ हों। ये लगातार एक्सप्रेस हाईवे और रोडों पे आग जलने की घटनाएं अभी 2-3-4 साल से होने लगी हैं। और देखिए, यूक्रेनी हमलों के बाद रूस में फ्यूल की कमी, फ्यूल पंपों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन, रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर रहा है यूक्रेन। Это очередь за бензином. Это очередь. वहीं रूस में खाने पीने के सामान की आपूर्ति बंद हो गई है। भीषण तेल संकट से ट्रकों की आवाजाही ठप हो गई है। कतारों में कई घंटे बिता रहे हैं सैकड़ों ट्रक। सप्लाई चेन टूटने से जरूरी सामान की किल्लत हो गई है और हमलों का ये सीधा असर अब आम लोगों के जीवन पर भी दिखने लगा है, जिसका डर शायद पुतिन को भी अब सता रहा है। चलिए और अब आपको बताते हैं कि यूक्रेनी हमलों से रूस को कितना नुकसान हुआ है। प्रत्यक्ष रूप से ये जो नुकसान है वो 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें रिफाइनरीज के उपकरण, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन शामिल है। जबकि कुल नुकसान की बात करें तो रूस को 13 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसमें उत्पादन बंद होना, निर्यात से होने वाली आय का बंद होना और ढांचा नष्ट होना शामिल है। अब इसका प्रभाव यह है कि रूस के सैन्य ईंधन की आपूर्ति भी ठप हो चुकी है। घरेलू ईंधन की समस्या का सामना भी रूसी लोगों को हर दिन करना पड़ रहा है। वहीं एयर डिफेंस का खर्च भी अब और बढ़ गया है। और सबसे बड़ा नुकसान है कि निर्यात से होने वाली आय का बंद हो जाना। ये एक तरीके से पहले से ही आर्थिक फ्रंट पर जो लड़ाई रूस लड़ रहा था उसमें ये एक और नुकसान है। सिवा सर, एक सवाल मेरे मन में था, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन दुनिया में हमने सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने परमाणु हथियार होने के बावजूद लड़ाई लड़ी है और आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी है। एक पीक भी देखा है टकराव का, वो है भारत और पाकिस्तान। इसके अलावा इस तरह की सीधी जंग किसी भी परमाणु संपन्न 2 देशों में अमूमन नहीं देखी गई है। तो क्या यह संभावना है कि यूरोप देश और रूस लड़ाई में एंगेज हो जाए लेकिन एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल न करें? हाँ बिल्कुल। देखो, एटॉमिक वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। और देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद हिरोशिमा नागासाकी में जब अमेरिका ने 2 बम डाले थे जापान में, जो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। और मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई गलती करेगा। मगर ये सच्चाई है कि पुतिन अभी बैकफुट पे है। और आपने बहुत अच्छा आंकलन किया कि जो आज की तारीख में पैसा कमा रहा था जो रूस, वो कमा रहा था जो ऑयल वो बेचता है, और उसमें भारी कमी हुई है क्योंकि जिस प्रकार से एनर्जी सेक्टर पे यूक्रेन ने हमला किया है वो अब ऑयल नहीं बेच पा रहा। और इतना प्रेशर है कि डोमेस्टिकली इतना प्रेशर पड़ गया कि एनर्जी सेक्टर, कमांड एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन टूटे। तो कहीं ना कहीं आप जो बात करें थे स्वीडन और फिनलैंड की, हमें याद रखना चाहिए स्वीडन और फिनलैंड दोनों 2 देश थे, वो न्यूट्रल देश थे, वो नेटो भी ज्वाइन नहीं किया था। मगर जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, दोनों ने नेटो भी ज्वाइन किया। और अब जैसे आपने बताया, फिनलैंड आज न्यूक्लियर हथियार जो डिप्लॉय करने की बात कर रहा है, और स्वीडन जो है वो जो ग्रिपन एयरक्राफ्ट है वो देने की बात कर रहा है यूक्रेन को, जो 4.5 जनरेशन है। देखो, सारा रुख ही बदल गया है। और आप जिस बात का हमें डर लग रहा है कि क्या ये लड़ाई फैल सकती है, क्या रशिया वर्सेज नेटो कंट्री हो सकता है, देखो अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, पर कुछ भी हो सकता है। सिचुएशन बहुत जल्दी बदलती जा रही है। बिल्कुल, क्या ये न्यूक्लियर हथियार यूज हो सकते हैं? यानी कि सर, आप कह रहे हैं नहीं लग रहे, मगर आगे का कोई कह नहीं सकता। ये एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेजाइल है और कुछ भी हो सकता है
किसी का भी धैर्य कभी भी टूट सकता है। हालांकि अभी तक पुतिन, जैसा कि मनीष कह रहे थे कि पुतिन ने धैर्य रखा है इतने लंबे युद्ध के बाद भी, वो भी बहुत कैलकुलेटेड तरीके से इस वॉर को आगे बढ़ा रहे। और डोनेस्क में रूस का विनाशक प्रहार, जी हां, डोनेस्क से खबर है, डोनेस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर बमबारी की गई है। यूक्रेनी पोस्ट पर 500 बम गिराए गए हैं। और रूस ने एंटी ड्रोन डिफेंस को किया है मजबूत, बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम को किया तैनात, सीमा पर पंची टोर S-400 सिस्टम को तैनात किया गया है। Zu-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन को भी तैनात किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन हमले से बचने के लिए यह तैनाती की गई। रूस और नेटो में जंग की आशंका बढ़ गई है और यूक्रेन युद्ध को लेकर नीदरलैंड्स की चेतावनी सामने आई। नेटो पर हमला कर सकता है रूस, नेटो से लंबी जंग की तैयारी कर रहा है रूस। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी की। तो नेटो वर्सेस रूस, ये कभी भी हो सकता है। दावा क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से नेटो पर हमले की आशंका है। नेटो से लंबे और बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है रूस। रूस से टकराव पर नीदरलैंड्स की ये सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है, ये जारी की गई है और खुफिया एजेंसी और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। वार्षिक रक्षा नीति दस्तावेज के नाम से ये रिपोर्ट जारी की गई है। नीदरलैंड्स की क्या तैयारी है? युद्ध की आशंका के बीच रक्षा बजट बढ़ाया, 1.8 लाख करोड़ रक्षा क्षेत्र में निवेश का प्लान है। ड्रोन और हथियारों की खरीद पर फोकस बढ़ाया जा रहा है।